व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एक ज्योमेट्रिकल मेथड स्टडी करेंगे जिसको पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम आसमानी ऑब्जेक्ट्स यानी हेवनली बॉडीज़ जिसमें मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इन सब का ज़मीन से फासला नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इस मेथड की मदद से इन हेवनली ऑब्जेक्ट्स के साइजेस भी मेजर कर सकते हैं, यानी उनके डायामीटर भी मेजर कर सकते हैं। तो इस मेथड को समझने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले हम कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसमें पहली बात है विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जर्वर्स आई, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है वो आँख पर, ऑब्जर्वर की आँख पर कितना बड़ा एंगल बनाता है, ये तय करेगा कि उसका साइज़ कितना बड़ा है। बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो बड़ा एंगल बनाएगा, छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो छोटा एंगल बनाएगा। तो इस तरह से जो विजुअल एंगल है वो डायरेक्टली रिलेट करता है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। इसके लिए किया ये जाता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड से, यानी टॉप एंड और बॉटम एंड, यानी बेस और टॉप, इन दोनों से एक एक रे ऑफ लाइट को कंसिडर करेंगे, उसको आँख तक लाएंगे। जिस तरह यहाँ ए पॉइंट से ये लाइन आई है और टॉप एंड जो बी है उससे ये लाइन आई है, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा दिस इज़ कॉल्ड विजुअल एंगल। तो यहाँ ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका एंगल हम देख रहे हैं कि बड़ा बन रहा है, और इतनी ही दूरी पर ये पी क्यू ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट है तो इसका एंगल बी छोटा बन रहा है, यानी विजुअल एंगल भी इसका छोटा होगा क्योंकि इसका साइज भी छोटा है। इसमें एक और पहलू भी है इस चीज़ का, और वो ये है कि डिस्टेंस भी मैटर करता है कि आँख से उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो यही ऑब्जेक्ट, बड़े वाला ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं ए बी। तो ये बड़ा ऑब्जेक्ट जब हमारी आँख से, ऑब्जर्वर की आँख से दूर मौजूद होगा, जैसा कि इस केस में आपको दिखाया गया है, तो हम देख सकते हैं कि इस केस में जब ए बी दूर है तो इसका जो विजुअल एंगल बन रहा है ये स्मॉल बन रहा है, और विजुअल एंगल स्मॉल बनने की वजह से अब ये छोटे साइज में छोटा लगेगा, अपीयर होगा। तो यही वजह है कि प्लैनेट्स हैं, मून है, स्टार्स हैं, वो ओरिजिनली साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन चूंकि उनका फासला ज़मीन से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके किनारों से, उनसे आने वाली रेस हमारी आँख पर छोटा विजुअल एंगल बनाती हैं। दूसरा जो इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो है रेडियन को डिफ़ाइन करने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एंगुलर मेजर में हमें पता है एक बेसिक रिलेशन है S इज़ इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज़ इक्वल टू S बाई आर व्हेन एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियन। तो इसमें S आर्क लेंथ है इस सर्कल में, इस सर्कल को हम कंसिडर करेंगे, इसकी आर्क लेंथ ए बी S है और इस सर्कल का रेडियस है R, और A और B जो आर्क लेंथ के एंड्स हैं, इनसे जो रेडियाई सेंटर की तरफ आते हैं उनके दरमियान एंगल बनता है थीटा। तो इसको हम मैथ्स में प्रूव करते हैं, यहाँ पर भी हम प्रूव करेंगे S इज़ इक्वल टू आर थीटा को इंशाल्लाह 2-3 चैप्टर्स के बाद। थीटा इज़ इक्वल टू S बाई आर रेडियन। तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि जब बी पॉइंट ए पॉइंट के करीब हो तो आर्क लेंथ बहुत छोटी हो जाती है। उस केस में ये जो आर्क है ये स्ट्रेट लाइन ए बी के बराबर हो जाती है, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। और इसी चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि ए और बी भले एक दूसरे के करीब ना हों, लेकिन उनसे जो रेस जा रही हैं वो अगर, यानी ये रेडियस जो है जहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये लाइंस अगर बहुत बड़ी हैं,
इनका साइज़ बहुत बड़ा है, तो उस केस में भी हम इस ए बी आर्क को ए बी स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकेंगे। जिस तरह से ये इस फिगर में हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द आई उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है उसके साइज़ की निस्बत, तो फिर उसको यहाँ पर आर्क लेंथ के केस में भी उसे हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेंगे। इस अप्रोक्सीमेशन में कोई ज़्यादा एरर का चांस नहीं होगा। तो इसी चीज़ को अगर हम बढ़ाएं तो हम इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से देंगे कि हम इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद और न्यूयॉर्क सिटी के साथ हम तकाबुल कर रहे हैं। हम न्यूयॉर्क में हमारा ऑब्ज़र्वर है और वो उसको पूछा जाता है कि इस्लामाबाद में मौजूद एक जगह है ज़ीरो पॉइंट और दूसरी जगह है फैसल मस्जिद, तो आप इशारा करके हमें समझाएं कि वो दोनों जगहें किस तरफ हैं। तो वो चूँकि एक बहुत बड़ी दूरी पर बैठा हुआ है न्यूयॉर्क में, तो उसका इशारा एक ही डायरेक्शन में होगा कि ये इस डायरेक्शन में वो दोनों मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि वो जो दोनों पॉइंट्स होंगे इस्लामाबाद में, उनसे आने वाली रेस नियरली पैरेलल होंगी न्यूयॉर्क में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए। इसी तरह से अगर दो पॉइंट्स आप न्यूयॉर्क सिटी में लेते हैं और इस्लामाबाद से आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उस न्यूयॉर्क के उन दोनों पॉइंट से आने वाली रेस इस तरह से आपको पैरेलल दिखाई देंगी। इसी चीज़ को मज़ीद जनरलाइज कर लें कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट अर्थ पर है और किसी स्टार के से आने वाली रे को हम देखते हैं कि उसका साइज़ हमने चेक करना है, उसका डिस्टेंस देखना है। तो चूँकि स्टार्स बहुत दूर वाक़या होते हैं, तो इतने दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस पैरेलल ही ज़मीन तक पहुँचती हैं, उनके दरमियान कोई एंगल नहीं होता है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट वाक़या होगा उससे आने वाली रेस नियरली पैरेलल होंगी। तो अब हमें देखना है कि पैरेलैक्स मेथड की क्या डेफिनेशन होती है। तो याद रखने की बात यह है कि पैरेलैक्स मेथड इज़ द चेंज इन द पोजीशन। पैरेलैक्स इज़ द change in the position of an object with respect to its background when the object is seen from two different positions। कि दो डिफरेंट पोजीशन से देखने से कोई भी ऑब्जेक्ट शिफ्टेड लगता है, यानी पोजीशन उसकी चेंज लगती है अपने बैकग्राउंड के एतबार से, तो इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तो जिन दो पॉइंट्स पर से आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड बेस लाइन। जैसे कि हम अपनी आँख से कुछ फासले पर अगर एक पेंसिल रखें और पहले एक आँख को बंद करके उसे देखें, फिर दूसरी आँख को बंद करके देखें, तो उसकी पोजीशन हमें शिफ्टेड लगती है, तो इसको पैरेलैक्स बोलेंगे। और हमारी दोनों आँखों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारी बेस लाइन होगी, यानी बेसिस होगी। तो इसको इस तरह भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि पैरेलैक्स इज़ द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज। कि जब हम अपनी आई को साइड वाइज शिफ्ट करते हैं तो उसमें उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अपैरेंट शिफ्ट फील होता है, तो इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम पैरेलैक्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी प्लैनेट का या मून का साइज़ कैसे नोट करेंगे। तो इसमें एक चीज़ पहले जनरलाइज्ड वे से देख लें कि लेट अस सपोज कि हमने दो पोजीशन जिनसे उस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, ऑब्ज़र्व करना है, वो एक P है और एक Q है, और इनसे हमें देखना है इस O ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे मौजूद है। तो P और Q दोनों पोजीशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम बेस लाइन कहते हैं या बेसिस कहते हैं, और इन दोनों पॉइंट से जो उस ऑब्जेक्ट का फासला है उसको हम R से लिखते हैं, और P से O तक की लाइन और Q से O तक की लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है
इस एंगल को पैरेलैक्टिक एंगल कहते हैं या पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। तो ये बुनियादी बात थी इसके हवाले से। तो पहले हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए साइज़ ऑफ मून या साइज़ ऑफ प्लैनेट फाइंड करेंगे। लेट अस कंसिडर अ प्लैनेट और मून। ये हमने एक मून या प्लैनेट कंसिडर किया है। इसके दो अपोजिट पॉइंट्स से हमने दो रेस ली हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक आती हैं, इस बी पॉइंट से और इस ए पॉइंट से, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये उस मून का या प्लैनेट का डायामीटर है। तो जो इक्वेशन हमने अभी इस्तेमाल की S इज़ इक्वल टू आर थीटा वाली, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर इस S को आर्क लेंथ कहा है, लेकिन ये आर्क लेंथ स्ट्रेट लाइन ए बी के बराबर हो जाती है अगर बी पॉइंट ए के करीब हो, या दूसरी सूरत में ए और बी के दरमियान बेशक कुछ फासला हो, लेकिन इनका जो डिस्टेंस इस ऑब्जर्वेटरी से बनता है, सेंटर से बनता है, ये आर डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा हो इस आर्क लेंथ की निस्बत, तो हम इसका मतलब ये होता है कि ये एस इतनी नोटेबल नहीं होती। तो इसलिए तो ये ए बी आर्क उस वक्त ए बी स्ट्रेट लाइन के बराबर होगी। और यही हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया है। ए बी के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन हमने दिखाई है वो डी है, और डी यहाँ आर्क लेंथ वाला रोल प्ले करेगी उस इक्वेशन में, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर में, और एस यहाँ आर्क है और यहाँ ये डी उसका रोल दे रहा है। और जो रेडियस है वो बी से ओ या ए से इस ओ तक का डिस्टेंस है। तो इस तरह से थीटा आ जाएगा आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी डी बाई आर के बराबर, और यहाँ से फिर डी इक्वल हो जाएगा आर इंटू थीटा के बराबर। तो अगर हमें ओ से बी तक का डिस्टेंस यानी उस प्लैनेट का या उस मून का ज़मीन से डिस्टेंस पता हो तो एंगल हम सेक्सटेंट की मदद से मेजर कर लेंगे। सेक्सटेंट को पहले हम ओ बी की लाइन में रखेंगे और फिर इसको डिस्प्लेस कराएंगे, मूव करवाएंगे ए की लाइन में। तो इस तरह से एंगल यहाँ पर मेजर हो जाएगा। तो अगर आर बी हमारे पास मेजर्ड हो तो हम डायामीटर ऑफ दैट प्लैनेट आसानी से मेजर कर लेंगे। तो इसका दूसरा मेथड है कि ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, जिसकी बात अभी हुई कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी उस ज़मीन से उस प्लैनेट तक का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो इसके बारे में जो हमने यहाँ एग्ज़ाम्पल दी इस्लामाबाद और न्यूयॉर्क के हवाले से या अर्थ से इस दूर के स्टार के हवाले से, तो हमें हवाले के तौर पर एक बहुत दूर वाक़या स्टार कंसिडर करना है। यहाँ अगर इसको एलेबरेट करूँ मैं, तो हम अपनी ज़मीन पर दो डिफरेंट पोजीशंस ले लेंगे। एक पोजीशन ए है, दूसरी पोजीशन बी है ज़मीन के ऊपर। ये दो मुख्तलिफ पोजीशन पर, लोकेशंस पर हमने ये पोजीशंस ले ली हैं। और हमारा जो पॉइंट ऑफ जो टारगेट पॉइंट है जिस स्टार का या जिस प्लैनेट का डिस्टेंस नोट करना है वो पी है, और हमने इस पी के बैकग्राउंड में दूर मौजूद एक और स्टार को फोकस बनाया है। वो ऐसा स्टार होगा कि उससे आने वाली रेज ज़मीन के किसी भी पॉइंट पर देखें तो वो पैरेलल ही आएंगी, यानी उस स्टार से आने वाली रे जो इस बी पॉइंट पर आएगी और जो उस स्टार से आने वाली रे इस ए पॉइंट पर आएगी वो पैरेलल होंगी। वजह उसकी वही है जो यहाँ हमने डिस्कस की कि वो बहुत दूर वाक़या है। बहुत दूर वाक़या होने की वजह से उससे आने वाली रेस ज़मीन के किसी भी हिस्से पर लें तो वो पैरेलल होंगी। इसका एक मेथड ये भी होता है कि हम ज़मीन पर दो पोजीशंस नहीं लेते, बल्कि हम ज़मीन की जो रोटेटरी मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, उस ऑर्बिटल मोशन में हम ज़मीन के ऑर्बिट के अपोजिट डायामीटर के अपोजिट पॉइंट्स पर जब ज़मीन पहुंचती है तो वहाँ हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं।
तो एक जगह पर पहले ऑब्ज़र्व कर लिया उसको, फिर दूसरी जगह पर हमने देखा। तो चूँकि ज़मीन अपने ऑर्बिट पर 365 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो इस तरह से फिर 6 माह में वो आपकी ऑब्ज़र्वेशन मुकम्मल होगी कि एक पॉइंट पर आपने 6 माह पहले नोट की पोजीशन, फिर 6 माह बाद वो उसके अपोजिट डायमीटर पर पहुंची, तो वहाँ पर भी आपने डायमीटर नोट किया। बहरहाल असल चीज़ ये है कि वो दूर वाला स्टार जो मौजूद है उससे आने वाली लाइन तो आपने देख ली कि वो पैरेलल हैं। तो आपने करना क्या है कि सेक्सटेंट की मदद से, सेक्सटेंट को पहले आपने इस दूर वाले स्टार के साथ आपने अलाइन करना है और फिर उसको डिस्प्लेस कराना है, मूव करवाना है, एंगुलर मैयर देनी है अपने टारगेट पॉइंट की तरफ, और वो जो टारगेट स्टार है या प्लैनेट है या मून है फिर उसकी तरफ लेकर जाना है। तो इस तरह से उस दूर के स्टार की लाइन और बी से पी यानी आपका जो टारगेट प्लैनेट है या मून है उस तक की जो लाइन है, इनके दरमियान एंगल जिसको आप φ2 कह रहे हैं ये मैयर हो जाएगा। सिमिलरली आपने सेक्सटेंट को इस जगह पे रखना है, तो इस जगह पर पहले आप अलाइन करेंगे दूर के स्टार की डायरेक्शन में, फिर उसको मूव कराएंगे आप इस टारगेट पॉइंट की तरफ, तो यहाँ दूसरा एंगल भी आपको मैयर हो जाएगा और ये एंगल होगा φ1। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लाइन हमारी दूर के स्टार की है, इस एंड से एक इस एंड से है, और एक इस सेंट्रल पॉइंट से अगर देखें तो ये भी उस तक वो लाइन जाती है। सीधी लाइंस हैं, यानी 3 पैरेलल लाइंस हमने ले ली, और ये हम आसानी से ज्योमेट्री की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ एंगल जो होता है φ2 वो इस एंगल के φ2 के बराबर होगा, इस सादे एंगल के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ जो φ1 एंगल है वो इस आधे एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से फिर हमारा जो इस ए और बी पोजीशन से जो लाइंस जा रही हैं AP और BP, इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है वो फिर फाइंड हो जाएगा φ1 प्लस φ2 की सूरत में, यानी यहाँ थीटा आ जाएगा φ1 प्लस φ2 की सूरत में। वो वही फार्मूला हम इस्तेमाल करें, S इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू S बाई आर, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ B बाई S हो जाएगा। B हमने लिया है, ये बेस लाइन है A और B के दरमियान जो आर्क लेंथ का रोल यहाँ प्ले कर रही है, और ये B हो जाएगा, और S हमारा डिस्टेंस आ जाएगा A और B पोजीशंस का उस प्लैनेट से या उस मून से। तो थीटा इज इक्वल टू B बाई S हो जाएगा। उस इक्वेशन के एतबार से देखें तो B S को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जिसको S लिखा है ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B बाई S हो जाएगा। या यहाँ से हम थीटा और S की जगह चेंज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो S विल बी इक्वल टू B बाई थीटा हो जाएगा। या थीटा की वैल्यू लिख लें तो S इज इक्वल टू B बाई φ1 प्लस φ2 हो जाएगा। और इस तरह से एंगल भी आपने मेजर कर लिया इस टेक्निक से, पैरेलैक्स मेथड से, और B आपकी बेस लाइन है, ये भी आपके पास मेजरेबल क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से फिर आसानी के साथ पैरेलैक्स मेथड की मदद से आपने ये मुश्किल काम सर अंजाम दिया कि आपने दूर मौजूद स्टार का ज़मीन से डिस्टेंस आपने देख लिया, या प्लैनेट का ज़मीन से डिस्टेंस आपने देख लिया, और उसे आसानी से आपने फाइंड भी कर लिया। थैंक यू। यहाँ हमने देखा कि मून या प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ नोट करने के लिए, तो बेस लाइन के लिए जो 2 डिफरेंट पॉइंट से हमने मेजरमेंट लेना है, वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, और इससे हमारा काम चल जाता है। जब ये एंगल मेजर करते हैं तो ये मेजर हो जाता है। लेकिन अगर हमें सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद किसी स्टार, जिस तरह से इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, सोलर सिस्टम से बाहर ये स्टार मौजूद है, यानी इसका अपना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका डिस्टेंस जब अर्थ से हमने मापना है, तो
उस केस के लिए हमें फिर ज़मीन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमारे लिए सूटेबल नहीं रहते। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ एंगल जो बनेगा ये एंगल बहुत ही स्मॉल बनेगा, जो कि सेक्सटेंट की मदद से सही तौर पर मेजरेबल नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मेजरेबल बनाने के लिए एक और वे अख्तियार किया जाता है, और वो वे इस तरह से है कि ज़मीन की आर्बिटल मोशन को देखा जाता है, और ज़मीन की अपने ऑर्बिट में आर्बिटल मोशन के दौरान 2 डिफरेंट पोजीशंस को मार्क किया जाता है। एक दफ़ा ज़मीन जब इस एंड पे होती है, ऑर्बिट के इस हिस्से में होती है, और दूसरी दफ़ा हम मेजरमेंट लेते हैं जब इसी डायामीटर के बिल्कुल अपोजिट एंड पे अर्थ पहुंचती है। तो इस केस में टाइम तो लग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल मोशन अर्थ की 1 साल में मुकम्मल होती है, तो 6 माह तो लग जाएंगे। एक दफ़ा यहाँ मेजरमेंट होगी, फिर अर्थ यहाँ जाएगी, तो उस वक्त एक दफ़ा मेजरमेंट होगी, तो टाइम तो लग जाएगा, लेकिन ये टास्क हमारा अचीव हो जाएगा। तो इस केस में फिर बाकी मेथड उसी तरह से है कि इस स्टार का जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो आर से हमने यहाँ डिनोट किया है, यानी ये आर या ये आर। तो इस स्टार के बैकग्राउंड में एक फार ऑफ स्टार हमने कंसिडर किया है, जिसकी रेस इस ऑर्बिट के मुख्तलिफ हिस्सों में पैरेलल आएंगी। यानी वो स्टार इतना दूर है कि उससे आने वाली रेस ज़मीन के ऑर्बिट के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो पहुँचेंगी वो बिल्कुल पैरेलल तरीके से पहुँचेंगी। तो एक दफ़ा यहाँ अर्थ जब होगी तो उस वक्त हम सेक्सटेंट की मदद से उस फार ऑफ स्टार से आने वाली रे और हमारे टारगेट पॉइंट स्टार की तरफ से आने वाली रे के दरमियान हम सेक्सटेंट की मदद से ये एंगल φ2 नोट कर लेंगे। और उसके बाद जब अर्थ यहाँ पहुँचेगी तो उस फार ऑफ स्टार से आने वाली रे और हमारे टारगेट स्टार की तरफ से आने वाली रे के दरमियान यहाँ पर भी एंगल मेजर कर लेंगे φ1। तो जिस तरह पहले बात हुई कि ये एंगल φ1 बराबर होगा इस एंगल के, और इसको भी हम कह देते हैं φ1, और इसी तरह से ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल φ2 के। तो इस तरह से जो ज़मीन की जो 2 बेस लाइन पर मौजूद 2 डिफरेंट लोकेशंस हैं, इन दोनों के जो वेक्टर्स हैं, जो लाइंस हैं, इनके दरमियान जो एंगल थीटा बनेगा वो बराबर होगा φ1 प्लस φ2 के बराबर। और बाकी चीज़ बिल्कुल उसी तरह से है। एस इज़ इक्वल टू आर थीटा वाली इक्वेशन जो हम यहाँ इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा कि थीटा इज़ इक्वल टू बी बाई आर। बी यहाँ पे ये बेस लाइन है अर्थ की इन दोनों लोकेशंस के दरमियान। तो हमें याद रखना है कि सन से अर्थ के ऑर्बिट का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया जाता है। तो इस तरह से चूँकि सन से एक दफ़ा इस साइड पर अर्थ मौजूद है रेडियस के फासले पर, और एक दफ़ा इस साइड पे मौजूद है एक रेडियस के फासले पर, तो जो टोटल बेस लाइन बनेगी वो हमारी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर बनेगी। तो ये हमारा बी होगा, ये आर्क लेंथ का रोल प्ले कर रहा है, और आर जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे उसको हमने आर से डिनोट किया है। यहाँ इस केस में हमने उसे एस लिखा था, तो एस चूँकि आर्क लेंथ के साथ मिक्स होता है, इसलिए यहाँ हमने एस की नोटेशन इस्तेमाल नहीं की, बल्कि इस डिस्टेंस के लिए आर लिख दिया है। तो थीटा विल बी इक्वल टू बी बाई आर, या आर और थीटा को पोजीशंस को चेंज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो आर विल बी इक्वल टू बी बाई थीटा, और थीटा की जगह ये वैल्यू लिखते हैं तो आर विल बी इक्वल टू बी बाई φ1 प्लस φ2। तो इस तरह से चूँकि बेस लाइन का भी हमें पता है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और ये एंगल भी φ1 और φ2 मेजर हो जाते हैं सेक्सटेंट की मदद से। तो इस तरह से इस फार्मूला की मदद से फिर ज़मीन की सतह से उस स्टार का डिस्टेंस जो आर से डिनोट हो रहा है
वो मैयर